गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए, इससे पहले हमने विभिन्न शिक्षण विधियों और प्रविधियों के विषय में चर्चा की थी, जिसमें व्याख्या विधि, ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक सहकारी सामूहिक अधिगम विधि, प्रविधि, इनका हमने अर्थ जाना था, इनके उपयोग जाने थे, इनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका प्रभाव हमने जाना था। लेकिन बात आती है कि ये सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कार्य करती हैं यह, लेकिन ये सारी विधियाँ परंपरागत टीचिंग में उपयोग की जाती हैं। लेकिन वर्तमान युग किसका युग है? वर्तमान युग में क्या है, किसकी ज़रूरत है? वर्तमान युग है कंप्यूटर युग, जिसे हम बोलते हैं मशीनी युग, भौतिकवादी युग। यानी कि हर काम हम मशीनों के द्वारा संपन्न कर लेते हैं। हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमें प्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। बिना कंप्यूटर के आज इंसान हम देखें तो जो कार्य जहाँ एक कंपनी में जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत होती थी, 10 मजदूरों की ज़रूरत होती थी, वहाँ वह कार्य एक कंप्यूटर के द्वारा, एक आदमी के द्वारा सॉल्व हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो इस कंप्यूटर युग का क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, क्या प्रभाव रहता है कंप्यूटर से करने में? सबसे बड़ी बात आती है कि कंप्यूटर शुद्ध आंकड़े प्रदान करता है, शुद्ध आंकड़े प्रदान करता है। लेकिन शुद्ध आंकड़े वह तभी प्रदान करता है जब उसे आप शुद्ध डाटा प्रदान करते हो, क्योंकि कंप्यूटर तो है, लेकिन वह ह्यूमन डिपेंडेंट है, मनुष्य पर डिपेंड है। मशीन तो है लेकिन वह मनुष्य पर, जैसे कैलकुलेटर में अगर हम गलत जोड़ते हैं, गलत साइन दबाते हैं, मनुष्य से गलती होती है तो कैलकुलेटर भी गलत परिणाम देता है। कैलकुलेटर अपने आप में शुद्ध है, कंप्यूटर अपने आप में शुद्ध है, क्योंकि वह मशीन है, लेकिन वह डिपेंड किस पे है? मनुष्य पे, और मनुष्य के द्वारा तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो आज का युग कंप्यूटर युग है और शिक्षण के क्षेत्र में इस कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत अनिवार्य हो गया है। कंप्यूटर का प्रयोग आज हम देखते हैं कि पहले मनोरंजन के लिए तमाशे होते थे, जगह जगह खेल प्रदर्शन होता था, मेले लगते थे, त्योहार मनाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? सारी विशेष हम किससे भेज देते हैं? मोबाइल से भेज देते हैं। मोबाइल इज स्मार्ट कंप्यूटर, जिसे हम एक जगह सिमट कर रह गए हैं, जिसने पूरे विश्व को एक गोला बना दिया है, जहाँ सभी एक साथ हम एक जगह बैठकर सारी इंटरनेशनल लेवल तक हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वही शिक्षण अधिगम में, शिक्षा में इस कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को कंप्यूटर का प्रयोग आना चाहिए। हर क्षेत्र में कंप्यूटर अपना कारनामा दिखा रहा है, अपना प्रभाव छोड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति संसार में कंप्यूटर के प्रयोग से अछूता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी को कंप्यूटर आना चाहिए। हम जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, जहाँ वह टीचर के अनुकरण पर चलते थे, आज वह मोबाइल के अनुकरण पर चलते हैं। एक हम बात ले लें गूगल की, तो गूगल पे सारी नॉलेज उपलब्ध है हमें। छात्र, उनको किसी गाइड की ज़रूरत ही नहीं है, वो गूगल से पूछ लेते हैं ऐसा इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। यहाँ तक कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से गुजराती, गुजराती से मराठी, सभी भाषाओं में वह हमें ट्रांसलेट भी करके देता है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण अधिगम को अधिक अनिवार्य रूप से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पीपीटी प्रस्तुतिकरण में भी कंप्यूटर का ही। अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे हम बोल सकते हैं पीपीटी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी प्रेजेंटेशन में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। हमने देखा होगा, हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, हम कहते हैं 2D 3D डायमेंशन। तो ये डायमेंशन किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? ये पावर पॉइंट के द्वारा छोटी छोटी स्लाइड बनाई जाती हैं और उस पिक्चर पर इफेक्ट डाले जाते हैं।
कोई उड़ता हुआ आ रहा है, कोई तैरता हुआ आ रहा है, ऐसी चीज़ें जब डाली जाती हैं, ऐसी एनिमेशन जब डाले जाते हैं उस पर, तो उसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं, जिसे हम ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन का अभिप्राय होता है किसी शिक्षण सामग्री को बेहतर और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। प्रेजेंटेशन का अभिप्राय क्या होता है? किसी शिक्षण सामग्री को किसी शिक्षण सामग्री को बेहतर और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। किसी भी शिक्षण सामग्री को, देखिए एक जनरल हम उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें, एक बाजार में हम जाते हैं, एक छोटी शॉप है, ढकेल वाला है, वह अपने साधारण सी ढकेल पे बहुत सारे कपड़े लेके बैठा हुआ है, तो हम उसके कपड़ों को इतना महत्व नहीं देते, और उन्हीं कपड़ों को एक शोरूम वाला बहुत सारी लाइटिंग, तरह तरह की लाइटिंग से, तरह तरह की पैकिंग से, तरह तरह के इफेक्ट वाला अपनी बोलचाल से उसे बेचने का प्रयास करता है। तो वो ढकेल वाले के कपड़े तो नहीं बिके, और वो शोरूम वाले वो वही कपड़े उसने दूने दाम में हमें दे दिए, वही क्वालिटी वही वैरायटी उसने हमें दूने दाम में पेश कर दी। कैसे? कुछ तो होगा उसमें, कुछ नहीं, कपड़े तो वही हैं, पहनने कपड़े हैं, हमें कोई लाइटिंग नहीं पहननी है, कोई चमक धमक से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बात आती है उसने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे अपने माल को, अपनी चीज़ को उसने बेहतर बनाया, जबकि वह टैलेंट उस ढकेल वाले में नहीं था, वह अपने आप को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो यही बात है कि जब शिक्षण सामग्री को बेहतर, और हमने कहा कि अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिए। शिक्षण का महत्व तब है जब अधिक छात्र कम समय में अधिक लर्न कर लें, अधिक अधिगम कर सकें, जब शिक्षण हमारा प्रभावी होता है, सफल होता है। तो अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने प्रस्तुतिकरण को, शिक्षण सामग्री को जो उपलब्ध है हमारे पास, उसे ऐसा किस प्रकार बनाया जाए कि छात्र उसे ग्रहण कर सकें, छात्रों का उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो सके, छात्र रुचि दिखा सकें। ऐसा प्रेजेंटेशन हमें करना होता है, प्रस्तुतिकरण इसका करना होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी विषय वस्तु को सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के द्वारा विद्यार्थी अपनी विषय वस्तु को किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं? सरल और आकर्षक तरीके से, सरल और आकर्षक तरीके से विद्यार्थी अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, प्रस्तुतिकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंटेशन बहुत प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला, व्याख्यान के रूप में, व्याख्यान के रूप में। दूसरा, प्रदर्शन के रूप में। प्रदर्शन,
के रूप में, व्याख्यान के रूप में, यानी कि आपके शब्दों में वह ताकत होनी चाहिए कि आप अपनी प्रस्तुति अच्छे प्रकार से दे सकें। कल भी मैंने बताया था कि व्याख्यान पद्धति तभी सफल होती है, व्याख्यान विधि से अधिगम तभी कराया जा सकता है जब आपके शब्दों में ताकत हो, आप में अपने ज्ञान को एक्सप्लेन करने की क्षमता विद्यमान हो। ज्ञानी तो सभी होते हैं, सबको किसी न किसी क्षेत्र में योग्यता हासिल होती है, सबने क्लास पढ़ाई कर रखी है, ऊंचे हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त कर रखी है, लेकिन हर किसी में टीचर बनने का टैलेंट नहीं होता, हर किसी में प्रभावी शिक्षक बनने का टैलेंट नहीं होता। तो प्रेजेंटेशन आपका जितना सुदृढ़ होगा, आपकी शिक्षण सामग्री उतनी ही प्रभावी होगी, आपका शिक्षण उतना ही सफल होगा, आपके द्वारा कराया गया अधिगम उतना ही प्रभावी होगा। पीपीटी का अभिप्राय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका जो प्रयोग है वह 1990 से प्रारंभ हुआ था। 1990 से पीपीटी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी शिक्षण सामग्री से रिलेटेड छोटी छोटी स्लाइड बनाई जाती हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन डाले जाते हैं, एनिमेशन डाले जाते हैं। एनिमेशन के रूप में वह शिक्षण सामग्री और अधिक प्रभावी लगती है। भारत जैसे विकासशील देशों में इसका प्रयोग 1990 से प्रारंभ हुआ। इसकी विशेषताएं देखिए। अब पीपीटी समझ में आ गया होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपनी शिक्षण सामग्री को बेहतर और प्रभावी बनाने का तरीका, प्रभावी रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाता है, 3 प्रकार का होता है। व्याख्यान के रूप में, व्याख्यान विधि के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में, प्रदर्शन के रूप में आप अपनी शिक्षण सामग्री को कितने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जिस तरह से भिन्न प्रकार के मॉडल तैयार करते हैं, भिन्न प्रकार के चार्ट तैयार करते हैं, तो वह सब किस लिए? अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो वही यहाँ पर प्रेजेंटेशन का प्रकार है कि आप जो पढ़ाने जा रहे हो, जिस शिक्षण सामग्री, जिस पाठ्य वस्तु का आप अध्ययन करा रहे हो, उसे अधिक से अधिक कम समय में, कम शब्दों में किस प्रकार से आप प्रभावी बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो, जो कि सब कुछ अपने आप कह दे, आपको किसी चीज के बोलने की आवश्यकता ना पड़े और छात्र उसे पूरी रुचि के अनुसार ग्रहण कर लें। अब है पीपीटी की विशेषताएं। पीपीटी की विशेषताएं। विषय वस्तु को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है विषय वस्तु को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अपने शिक्षण को, यानी व्याख्यान विधि से अगर अधिगम नहीं कर पा रहे हैं बालक, तो आप अपनी विषय वस्तु को लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से लिखित रूप में आप उसे बड़े बड़े शब्दों में, हो सकता है किसी की आईसाइट वीक हो सकता है ब्लैक बोर्ड दूर हो सकता है किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो, आपने सही तरह से नहीं लिखा हो, तो ये सारी कमियों को दूर करने के लिए आप पीपीटी का प्रयोग कर सकते हैं। लिखित रूप में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिगम सामग्री में विभिन्न चित्रों के समावेश से आकर्षक बना सकते हैं। अधिगम सामग्री को विभिन्न चित्रों के समावेश से प्रभावी बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के चित्र आप इसमें एनिमेशन के जरिए डाल सकते हैं, पीपीटी के जरिए ऐड कर सकते हैं अपने अधिगम सामग्री को, और अधिक उसे हम कह रहे हैं कि बोलती हुई सी उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें चित्रों के माध्यम से। क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, उतना ही अधिगम स्थायी रूप लेता है। तो सुनाई
हमने बोल दिया और उनकी श्रवण शक्ति का यूज़ किया और अब हमने उन्हें वीडियो दिखाई, चित्रों के माध्यम से उस सामग्री को प्रस्तुत किया, तो छात्र उसे चित्रों के माध्यम से अधिक ग्रहण कर पाएंगे। हमारी स्मरण शक्ति पर वह ज़्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ेगी। जैसे हम कहें कि एक रटने की बजाय अगर हम उससे प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं किसी स्थल को, तो उसके विषय में हम पूरा वर्णन बिना देखे कर सकते हैं। जबकि हम रटा रटाया अगर रटते हैं उसके विषय में, तो कुछ ना कुछ भूलने के चांस अधिक रहते हैं। अगला है इसमें कि विद्यार्थी विषय वस्तु में रंगों का समायोजन कर और सुंदर रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्र इसमें रंगों का समायोजन, विषय वस्तु में रंगों का, छात्र विषय वस्तु में रंगों का समायोजन कर और सुंदर ढंग से और सुंदर रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी पहले तो हम चित्रों को डालते हैं और ऐसे बात हो गई हमारी ब्लैक एंड वाइट टीवी और कलर टीवी। ब्लैक एंड वाइट पहले हम देखते थे तो उसमें दो ही कलर, ब्लैक और वाइट, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उस ब्लैक एंड वाइट के जगह आई कलरफुल टीवी, तो उस कलरफुल टीवी हमें बहुत अच्छी लगने लगी, कलर टीवी बहुत अच्छी लगने लगी। और ब्लैक एंड वाइट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया, वो उसके चित्र में प्रभाव ही नहीं लगे, उसके उन्होंने हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं छोड़ा। जबकि कलर टीवी ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा। तो यही है कि हम अपनी जब चित्रों का प्रयोग अपनी विषय सामग्री में करते हैं, अधिगम सामग्री में करते हैं, तो उसमें हम विभिन्न रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वह और अधिक आकर्षक लगे। रंग की चीज़ तो वैसे ही आकर्षक लगती है, तो रंगों का समायोजन हम इसमें कर सकते हैं। और दूसरी तरफ फिर ध्वनि प्रभाविकता भी, ध्वनि का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा ध्वनि प्रभाविकता भी इसे प्रभावी बनाती है। ध्वनि प्रभाविकता भी, जैसे हमने चित्रों का प्रयोग किया, फिर उसमें रंगों का प्रयोग किया, फिर उसमें हमने साउंड डाल दिया, तो वो बोलती हुई सी नजर आने लगी। हमें टीचर की आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हमारी आवाज़ कर्कश है, हमें उच्चारण शुद्ध नहीं है, हम उसमें ध्वनि डाल देते, साउंड डाल देते हैं जो बच्चों को दूर तक सुनाई दे। बहुत लंबी क्लास है तो वह भी उसे सुन सके। तो इस प्रकार जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी जो चलती है उसमें जब कोई ऐसा दयनीय सीन आता है एक्सीडेंट का या कोई धक्का सदमा लगने वाला, तो वो बैक साउंड चला देते हैं कि हाँ भाई, और खुशी के में अलग ही साउंड चलता है, तो उससे हमें महसूस होता रहता है कि खुशी के पल है कि गम के पल है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई कौन सा मौसम चल रहा है। तो इस प्रकार के विषय सामग्री पर हम कई तरह के प्रभाव डाल सकते हैं। इसे और अधिक से अधिक प्रभावी हम किसके माध्यम से बना सकते हैं? पीपीटी के माध्यम से बना सकते हैं, पावर पॉइंट के माध्यम से हम इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पीपीटी में विद्यार्थी बाह्य और आंतरिक मल्टीमीडिया उपागम का प्रयोग कर शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग कर सकता है छात्र इसमें। तो मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसकी विशेषताएं हैं कि जहां हम मौखिक रूप से व्याख्यान विधि में शिक्षकों से छात्रों को अध्ययन कराते हैं, वहीं पीपीटी में हम लिखित रूप में छात्रों को अध्ययन करा सकते हैं। लिखित के साथ साथ हम अधिगम सामग्री में चित्रों का भी समावेश कर सकते हैं, ग्राफिक्स रूप में भी अपनी विषय सामग्री को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके साथ उसमें साउंड भी हम डाल सकते हैं, रंग भी हम डाल सकते हैं, रंग बिरंगे रूप से भी उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी शिक्षण सामग्री को, अधिगम को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए पीपीटी का प्रयोग कर सकते हैं। अब पीपीटी की अन्य विशेषताएं हैं या विभिन्न जो इसकी खासियत है वह यह है कि यह विभिन्न इंद्रियों को प्रभावित करती है।
मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जिस कार्य में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है वह वस्तु हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पर अधिक अच्छी छाप छोड़ती है। तो इसमें यह हमारी अधिक विभिन्न इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। यह हमारी विभिन्न इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। यानी मैंने पहले ही बताया था कि जितनी इंद्रियों का प्रयोग हमारा होता है सीखने में, वह अधिगम उतना ही प्रभावी होता है, उतना ही स्थायी होता है। वह अधिगम हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर, छात्रों के मस्तिष्क पर उतना ही अधिक प्रभाव डालता है। तो पीपीटी के द्वारा, पावर पॉइंट के द्वारा जो भी ग्राफिक्स का उपयोग हम करते हैं, चित्रों का, रंगों का, साउंड का, एनिमेशंस का जितना प्रयोग हम करते हैं, तो एक तो छात्र रुचि के साथ सीखता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और दूसरा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग यहाँ पर होता है। अवधान केंद्रित करने में सहायक होता है। अवधान केंद्रित करने में सहायक। यानी कि व्याख्यान विधि के द्वारा जो परंपरागत टीचिंग हम करवाते हैं उसके द्वारा हो सकता है, मैंने कहा, छात्र बोरियत महसूस करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से वह निष्क्रिय रहते हैं, शिक्षक की केंद्रीय अवस्था में रहता है। शिक्षक जो बोलता है वह उसे सुनना होता है खाली, उसमें उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन पीपीटी के द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है, जो अधिगम कराया जाता है, उसे छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम इसमें चित्रों का प्रयोग करते हैं, भिन्न भिन्न साउंडों का, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित होता है और वह अधिगम कर पाते हैं। पेज पर पेज बदलने की तकनीक है। यानी कि प्रेजेंटेशन के द्वारा मैंने बताया कि बहुत छोटी छोटी स्लाइड बनाई जाती है। स्लाइड बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर की, जो जैसे हम हार्ड कॉपी में फाइल बनाते हैं, पेज पर पेज, हर पेज पर अलग चीज़ होती है, वैसे ही सॉफ्ट कॉपी के रूप में सॉफ्टवेयर में हम इसकी स्लाइड तैयार करते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न समय के अकॉर्डिंग उन्हें हम डालते रहते हैं, प्रस्तुत करते रहते हैं। तो पेज पर पेज, एक के बाद एक अपने आप ही, इसमें ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि एक पेज के बाद दूसरा पेज अपने आप ही उसमें डाले गए इफेक्ट के अकॉर्डिंग शो होता रहता है, जिससे छात्रों में अगला पेज को जानने की जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है, बोरियत महसूस नहीं होती है। आसानी से समझाने और समझने में सहायक। आसानी से समझाने और समझने में सहायक। इजीली यह छात्रों के समझ में आ जाता है, क्योंकि विषय वस्तु को सरल रूप से, आकर्षक रूप से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो समझाया भी जा सकता है। टीचर के द्वारा भी समझाने में ऐसी डिफिकल्टी नहीं होती है, कठिनाई नहीं होती है। सारा काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। टीचर को भी ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ों में घुसने की आवश्यकता नहीं होती है और छात्र भी उसे अधिक अच्छे से अधिगम कर पाते हैं। यह आकर्षक अधिगम को स्थायी बनाता है। यह अधिगम को क्या बनाता है?
स्थायी रूप प्रदान करता है छात्रों के अधिगम को। इसके द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है वह छात्रों के मस्तिष्क पर अपना पूरा प्रभाव डालती है। छात्र रुचि के साथ अधिगम करते हैं जिससे कि उनके द्वारा किया गया अधिगम स्थायी रहता है। वास्तविक रूप से संप्रति को स्पष्ट करने में अधिगम के स्थानांतरण में यह सहायक होता है। अधिगम के स्थानांतरण में यह सहायक होता है। जो हमने ग्रहण कर लिया उसे आगे तक पहुंचाने में, दूसरे को समझाने में भी यह बहुत हेल्पफुल होता है। क्या? पीपीटी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं, यह इसका उपयोग मैंने आपको बता दिया कि यह इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई थी कि इसके द्वारा हम लिखित रूप में सामग्री को प्रस्तुत कर सकते हैं, उस पर हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, उसको साउंड डालकर, ध्वनि डालकर और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। फिर है यह इसमें इस तरह से प्रयोग करने के बाद यह इससे जो अधिगम है वह अधिक प्रभावी कैसे होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न इंद्रियों का यह प्रेजेंटेशन, यह अधिगम, इस प्रकार का शिक्षण छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को प्रभावित करता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है। ये इस बार एक पेज को दूसरे पेज को बदलने की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। शिक्षक को हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आसानी से समझने और समझाने में भी यह सहायक है। अधिगम यह ग्रहण किए जाने वाले अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाता है। ये थी पीपीटी की विशेषता। अब बात आती है हमारी पीपीटी के उपकरण। MS ऑफिस कंप्यूटर में आप देखना एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशंस जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, ये हमारे मौजूद होते हैं। ये इसके अंतर्गत MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा हम किसी भी विषय सामग्री पर पाठ्य वस्तु को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। वर्ड होता है, हमें डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार करने के लिए होता है, हम लेटर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यह बहुत सारी फैसिलिटी हमें प्रदान करता है। ग्रामर चेकिंग की, ग्रामर को सुधारने की, लैंग्वेज को सुधारने की, डॉक्यूमेंटल को, पेज को अधिक इफेक्टिव बनाने की फैसिलिटी हमें प्रदान करता है। इसके साथ साथ यह हमें ऐसी फैसिलिटी भी देता है कि एक ही चीज़ को हमें बहुत सारे, जैसे एक शादी का कार्ड होता है, उसे कार्ड तो एक ही होता है लेकिन उसे बहुत सारे रिलेटिव्स में हमें भेजना होता है, तो एक साथ हम उनकी नेम प्लेट कैसे निकाल सकते हैं। एक ही लेटर को हमें बहुत सारी जगह पोस्ट करना है तो ये हमें सबसे बड़ी फैसिलिटी, इसकी मेल मर्जिंग की फैसिलिटी भी हमें उपलब्ध कराता है। एक्सेल सीट के द्वारा हम अपनी अकाउंटिंग सीट तैयार कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को तैयार कर सकते हैं। ये सारा अकाउंटिंग का कार्य एक्सेल के द्वारा किया जाता है। पावर पॉइंट जो मैंने आपको बताया, यह स्लाइड तैयार करता है और उस स्लाइड के माध्यम से छोटी छोटी स्लाइड तैयार करता है। हम विषय वस्तु की छोटी छोटी स्लाइड तैयार कर लेते हैं और उनको कंप्यूटर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोरेल ड्रा, फोटोशॉप, ये सारे इसके उपकरण हैं पीपीटी को रिप्रेजेंट करने के। ये कंप्यूटर के से संबंधित सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें नाम दिया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो कि हमें विशेष कार्य को करने के लिए फैसिलिटी प्रदान करते हैं, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए
संपन्न किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। इनको अप्लाई करने के लिए, इनको चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये खुद से चालू नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लाभ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लाभ और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से क्या हानियां हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लाभ, पीपीटी के लाभ। बेनिफिट्स, देखिए बेनिफिट्स तो मैं समझती हूँ, समझ में आ गए होंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आंकड़ों को ग्राफिक्स के ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ग्राफिकल ढांचे में प्रस्तुत किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है, इससे विद्यार्थी सीखने के लिए, आकर्षक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, उनका अधिगम और अधिक प्रभावी होता है। इसके माध्यम से चार्ट, पोस्टर इत्यादि को सरलता से निर्मित किया जा सकता है और विद्यार्थी को अधिगम कराया जाता है। पावर पॉइंट के माध्यम से चार्ट, पोस्टर आदि बनाए जा सकते हैं और विद्यार्थी को पढ़ाया जा सकता है। विभिन्न बोर्ड की सहायता से अध्यापक विषय वस्तु को छात्रों की सुविधा अनुसार, अब देखिए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से तो यह मैंने लिखा था पहले, अब मिटा दिया तो छात्रों को पिछला गायब हो गया। लेकिन पीपीटी के माध्यम से जब शिक्षण कराया जाता है, अधिगम कराया जाता है, तो शिक्षक पहले पेज को बार बार रिपीट करके भी पढ़ा सकता है। एक ही विषय सामग्री को रिपीटेशन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा कार्य कंप्यूटराइज होता है, तो पिछले पेज को आसानी से निकाला जा सकता है। छात्रों की गति के अनुसार अधिगम इसमें कराया जा सकता है पीपीटी के माध्यम से। इसमें अधिगम सामग्री दृश्य रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, श्रव्य रूप में भी प्रस्तुत की जा सकती है, दृश्य और श्रव्य दोनों ही रूपों में भी प्रस्तुत की जा सकती है। दृश्य और श्रव्य का इसमें देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है, सुन भी सकते हैं और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के इफेक्ट भी डाल सकते हैं। यदि अध्यापक चाहे तो वीडियो की सहायता से दृश्य श्रव्य रूप में भी इसका प्रयोग कर सकता है, वीडियो के माध्यम से भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वीडियोस को या शिक्षण सामग्री को वीडियो बनाकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तो इसके बेनिफिट्स थे। अब है इसकी हानियाँ। इसमें विषय वस्तु को विभिन्न बिंदुओं के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसमें विस्तृत विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिंदुओं को हम इसमें समझा सकते हैं, मेन टॉपिक्स को हम इसमें समझा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी हानि इसकी है कि शिक्षक को श्रम करना पड़ता है और धन भी अधिक लगता है, क्योंकि आधुनिक युग के अनुसार टीचिंग है, परंपरागत टीचिंग से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर शिक्षक का और कंप्यूटर का दोनों का कार्य करना होता है, श्रम भी होता है और धन भी अधिक खर्च होता है। इसकी केवल विषय वस्तु प्रस्तुत की जा सकती है, किसी निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है। यह सार रूप में नहीं समझा सकता है, केवल और केवल विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। सहायक उपकरणों के लिए जैसे अगर हम उस पर ध्वनि साउंड डालते हैं तो हमें स्पीकर्स की आवश्यकता होगी, हेडफोन्स की आवश्यकता होगी। बोलते हैं अगर हम छात्रों का सहयोग लेते हैं, हेडफोन की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न सहायक उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है। पीपीटी में निश्चित उपकरणों का प्रयोग भी संभव है। अधिगमकर्ता अपनी रुचि और अभिरुचियों को प्रदर्शित नहीं कर सकता। बहुत प्रश्नों का समावेश होता है, अधिगम में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का एक साथ समावेश होता है, कई बार छात्र भ्रमित भी हो जाते हैं। कुछ छात्रों के देखने सुनने की कैपेसिटी अच्छी होती है, कुछ छात्रों के समझने की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, उनका बौद्धिक स्तर सभी छात्रों के समान नहीं होता। तो इस प्रकार की प्रेजेंटेशन से उन्हें बहुत सारे नुकसान होते हैं कि वह सीखने में पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार से पीपीटी के माध्यम से हम अपने अधिगम को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षक अपने अधिगम में छात्रों की रुचि उत्पन्न करने के लिए पीपीटी विधि का प्रयोग कर सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग कर सकता है। इसके माध्यम से विषय वस्तु को सरल और सुगम बनाया जा सकता है। छात्रों को अधिक से अधिक एक्टिव रखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।